दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मुकेश कोठारी एक बार फिर आपका यूएस के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 10 मई से लगातार हम अलग अलग लीडरों के फंक्शन में बैठ रहे हैं। मेरा अगर पर्सनल अनुभव बताऊं तो मैं काफी सीखा हूं। मैंने अभी यूएस में कई ऐसे लीडरों को पहली बार लंबा इतना सुना है और मजे की बात है कि मुझे गर्व महसूस होता है मेरी टीम के ऊपर कि यूनिक एजुकेशन सिस्टम की जो टीम है उसका एक एक लीडर, उसके अंदर इतने सारी प्रतिभाएं छुपी हुई है। और दोस्तों बहुत सारे सब कोर लीडर हैं, कोर लीडर हैं और बहुत ही जल्दी साल भर के अंदर 2 साल के अंदर ये सारे प्री कोर और सब कोर लीडर हमारे कोर टीम के अंदर हिस्सा होंगे। और दोस्तों इन सब लोगों को सुनने का आपको मौका मिलेगा। दोस्तों आज इस लाइव वेबिनार में कुछ विशेष टॉपिक को लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। मैं एक बार फिर परिचय दे दूं, मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। राजस्थान में एक छोटी सिटी भीलवाड़ा, बेसिकली टेक्सटाइल सिटी है। 1973 में मेरा जन्म भीलवाड़ा में हुआ, इसी भीलवाड़ा में, और अपनी पूरी एजुकेशन मैंने भीलवाड़ा राजस्थान में ली। आई एम सिंपली बीकॉम, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं। मेरे से बहुत सारे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे। मैं आपको सत सत प्रणाम करता हूं, आपकी बुद्धिमत्ता को प्रणाम करता हूं, आपके ज्ञान को प्रणाम करता हूं। जीवन का अगर कोई भी और दौर होता तो शायद मैं आपका शिष्य होता और मैं आपसे सीख रहा होता, लेकिन आज मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि आरसीएम का मेरे पास थोड़ा सा अनुभव आपसे ज्यादा है। पिछले 20 साल का मेरा आरसीएम का अनुभव है और उसी की वजह से आज मैं इस वेबिनार में हूं और आप सुन रहे हैं। बाकी निश्चित रूप से मैं आपको जिंदगी भर सुनूंगा और आप ही लोगों से जिंदगी भर मैं सीखता आया हूं और सीखता रहूंगा। दोस्तों 1973 में जन्म के बाद अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल कैरियर चालू किया था। प्राइवेट नौकरी से इकोनॉमिकल कैरियर क्यों चालू किया आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मेरे पिताजी करोड़पति थे। करोड़पति थे? नहीं दोस्तों, मेरे पिताजी मिडिल क्लास बैकग्राउंड में बिलोंग करते थे और डिफेंस सर्विसेज के अंदर वो थे। फिटनेस साथ नहीं देती थी, इस वजह से उन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। और जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ मेरी एज मात्र 9 साल की थी और परिवार जो है इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा था। 6 भाई बहनों का मेरा परिवार था, पूरी फैमिली में सबसे छोटा था मैं। तो अक्सर जो छोटे बच्चे बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं, लेकिन मेरे साथ कंडीशन कुछ और थी क्योंकि मैं जब छोटा था तो परिवार इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजरा था, तो हमें हर जगह समझौते करने पड़ते थे। मुझे वो वक्त याद है जब मेरी माँ जो है अपना पेट काट काट कर हमारे लोगों का लालन पोषण कराती थी। मुझे वो वक्त भी याद है जब राजस्थान में एक प्रथा है कि मेहमान जब घर में आते हैं तो देसी घी के साथ उसे खाना खिलाया जाता है और हमारे पास इतना घी नहीं हुआ करता था और इस वजह से मेरी माँ जो है 100 ग्राम 200 ग्राम घी को छुपा कर रखती थी कि कोई मेहमान आ जाए तो हमेशा उसके सामने हमारी इज्जत जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से मेरी माँ ने बड़े कठिन संघर्षों में हमें लालन पोषण कराया। ऐसा आज जो न्यूट्रिशन फूड की बात करते हैं ऐसा कुछ था नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि कभी महीने 2 महीने में एक बार हमें दूध पीने को मिलता था और खाने में रोटी दाल और कभी कभी सब्जी, हरी सब्जी के अलावा कुछ होता नहीं था। अचार से रोटी खा लेते थे और इस तरह से गुजारा चलता था। मुझे वो वक्त याद है कि हमारे को चप्पल पहनने की आदत नहीं होती थी क्योंकि इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो बिना स्लीपर के बिना जूतों के हम रहते थे। और कभी कभी जब होली दिवाली पर हमें शूज दिलाए जाते थे, चप्पल दिलाई जाती थी, तो हम जहां पर भी जाते थे वो भूल जाते थे। क्यों भूल जाते थे? क्योंकि हमें पहनने की आदत ही नहीं थी, तो वापस पहनकर आना भूल जाते थे। ऐसे कई वाक्य हुए। मुझे वो वक्त भी अच्छी तरह याद है जब एक ड्रेस सिलाई जाती थी, उसे 2-3 साल तक चलाना होता था स्कूल के अंदर और वो फट जाती थी और मेरी माँ जो है बार बार उसे रफू करके, राजस्थान में उसे ठेकली कहते हैं, ऐसा लगा के सिल कर हमें चलाती थी। और हम इस कठिन संघर्ष में लालन पोषण हमारा हुआ। और आर्थिक स्थिति जब सुधरने लगी, जब मेरे बड़े भाई थोड़ा नौकरी करने लगे और थोड़ा उनको पैसा आने लगा, धीरे धीरे कठिन परिस्थितियों में हम सारे बच्चों के एजुकेशन को कंप्लीट हुआ। और जब बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट हुई तो थोड़ा हमने देखा कि परिवार का इकोनॉमिकल जो है माहौल ठीक हो गया है। 2 भाई कमाने लग गए थे और तीसरा मैं था। उससे पहले बहुत कठिन संघर्ष था माँ बाप का। मुझे पता है कि ज्यादा इनकम नहीं हुआ करती थी, उस वजह से मेरी माँ जो है, थोड़ा बड़ा मकान था हमारा, उसे रेंटल रूम को रेंट पे चढ़ाकर जो पैसा आता था उसे हम लोगों का लालन पोषण होता था। मुझे वो वक्त भी याद है जब मेरी माँ
रूम के अंदर एक भकारी होती है, मतलब एक आप समझ लीजिए कि रूम के ऊपर जो सामान रखने की जगह होती है वहां को अगर उसको क्लोज कर दिया है तो वो ऊपर का रूम बन जाता है। राजस्थान में उसे भकारी कहते हैं। हम सारे भाई बहन जो है रूम को किराए पर लेकर एक ही रूम के अंदर उस भकारी के अंदर सोया करते थे। ये हकीकत कहानी है दोस्तों। इसी भीलवाड़ा में मेरा जन्म हो गया और उसके बाद पूरी लालन पोषण इस तरह से हुआ। लेकिन बचपन से ही पैसा कमाने की जिद थी अंदर, क्योंकि परिवार में जब भी हम इकोनॉमिकल क्राइसिस देखते थे तो उसकी वजह सिर्फ पैसा होती थी और बार बार दिमाग में कूटकर भरा हुआ था कि मुकेश कोठारी खूब पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि पैसे का ढेर लगा देना है। लेकिन ऐसा मैं केवल सोचता था, लेकिन इसके जरिया मेरे पास नहीं था। और आपको आश्चर्य होगा इस वजह से, जब मैं बीकॉम का एग्जाम दिया तो अंदर काम करने की इतनी कूट कूट कर मेरा काम, मतलब अंदर भावनाएं भरी थी। इस वजह से क्या हुआ कि मैंने बीकॉम का एग्जाम खत्म होते ही, हमारा जो जिस जगह हम रहते हैं वहां पर एक चौराया है जहां पर हम सारे दोस्त वगैरह मिला करते थे। कुछ बड़े दोस्त भी थे हमारे जो हमारे से एज में बड़े थे, जो नौकरी करते थे। मैंने अपने एक दोस्त से जो नौकरी करता था, मेरे से उम्र में बड़ा था, मैंने उनसे कहा कि भाई देखो मेरा बीकॉम का एग्जाम हो गया है और मुझे अब नौकरी करनी है, कुछ जीवन में करना है। तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार अभी इतना जल्दी क्या करेगा, अभी रिजल्ट तो आने दे। मैंने कहा रिजल्ट आएगा तब तक मैं सैलरी कम ले लूंगा, लेकिन मैं 2 महीने खराब नहीं करना चाहता, मैं काम सीखना चाहता हूं, मुझे क्या आप काम दिला सकते हैं? तो मेरे दोस्त की मदद से एक प्राइवेट नौकरी में मेरी शुरुआत हो गई और मुझे बताया गया था कि आपको मार्केटिंग के लिए रखा गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केटिंग के लिए उन्होंने रखा था, लेकिन मुझे, क्योंकि मैंने बीकॉम किया था तो मुझे अकाउंट्स का काम उन्होंने संभला दिया। मैं संतुष्ट नहीं था। 3-4 महीने मेरे को काम दिया, मुझे जगह जगह इंटरेस्ट के डेबिट नोट बांट कर आने पड़ते थे। मुझे एक साइकिल दे दी गई, धूप में मैं वो साइकिल को ले जाता था, डेबिट नोट बांट के आता था और बारिश में भी उसी साइकिल पर रहता था, कभी कभी भीग जाता था। फिर 3 महीने बाद मैंने नौकरी चेंज की, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में आया और धीरे धीरे सर्विस मैंने की। दोस्तों, जब मेरी पहली सैलरी 750 रुपए आई थी ना, तो दोस्तों मुझे पहली बार जीवन में ये पता चला कि पैसा कमाना बहुत कठिन काम है। इसके बारे में सोचना आसान काम है, सपने देखना आसान काम है, लेकिन पैसा कमाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। लेकिन ये दौर लगातार चलता रहा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इस वजह से ये दौर लगातार चलता रहा और हुआ ये कि पैसा कमाना चाहता था, इसलिए नौकरी के दौरान भी चुप नहीं रहता था। जब भी मुझे कोई नई चीज दिखती थी तो मैं उसके बारे में जानकारी लेता था, और जो आपके साथ होता था मेरे साथ भी होता था। जब मैं किसी को अच्छे समोसे की दुकान चलती थी उसको देखता था तो मुझे लगता था कि मुझे समोसे का बिजनेस कर लेना चाहिए। जब मैं स्टेशनरी की दुकान पे चलता था तो मुझे लगता था कि मुझे स्टेशनरी की दुकान कर लेनी चाहिए। और जब मैं किसी रेडीमेड के कारखाने में जाता था तो मुझे लगता था कि मुझे रेडीमेड का कारखाना खोल देना चाहिए था। इस तरह से दिमाग बार बार भटकता था, मैं अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं था। और इस दौरान मैंने कई तरह के बिजनेस किए, बिजनेस माइंडेड था मैं दोस्तों, जीवन में कुछ बढ़ना चाहता हूं। और आज आपका सीखने का पॉइंट नंबर यह है कि अगर कामयाब आपको होना है तो नौकरी से आप जिंदगी भर कामयाब नहीं होंगे। आपको अपना पर्सनल खुद का बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर आप खुद मालिक होते हैं और खुद जवाबदार होते हैं। जो लोग मालिक होते हैं, जवाबदार होते हैं, हर चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, उन्हीं लोगों को बड़ी इनकम मिला करती है, बाकी उनको इनकम नहीं मिला करती। और दोस्तों, इस दौरान मैंने कई तरह के बिजनेस किए। कभी कंपनी मुझे कलकत्ता भेजती थी, मैं वहां से कुछ चीज उठा के लेता था। सीडी प्लेयर का जमाना था, 3000 का सीडी प्लेयर लाकर 4000 में भेज देता था। कभी शर्ट्स को खरीद कर भेज दिया करता था। इस तरह के कई मैंने बिजनेस किए। स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने कई तरह के बिजनेस किए। मैंने पतंग की दुकान लगाई हुई है। इस तरह से जब राखी का सीजन आता था मैं राखी की दुकान लगा लेता था। जब नारियल का सीजन आता था मैं नारियल की दुकान लगा लेता था। इस तरह के कई बिजनेस नौकरी से पहले भी मैंने किए और नौकरी के बाद भी मैंने किए। लेकिन दोस्तों, ये सारा काम करने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। मैं एक ऐसे बिजनेस की तलाश में था जिससे मेरी राह खुल जाए और जिसमें मैं कामयाब हो जाऊं, कि वो जो पॉइंट है वो मुझे प्राप्त नहीं हो रहा था। और नौकरी में लगभग मुझे 8-9 साल बीत गए थे और 8-9 साल बीतने के बाद मेरी अच्छी खासी सैलरी हो गई। आई एम द डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर और मेरी 13,000 बेसिक सैलरी हो गई। सब कुछ ठीक था, गाड़ी भी था भाई साहब। गाड़ी का मतलब कंपनी मुझे टूर करने के लिए गाड़ी भी प्रोवाइड करती थी, उसका किराया भी प्रोवाइड कराती थी। मेरे पास एलएमएल वेस्पा स्कूटर भी हुआ करता था। और दोस्तों, सब कुछ होने के बाद भी मजा नहीं आ रहा था। मजा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो मैं हासिल करना चाह रहा था वो मुझे मिल नहीं पा रहा था। और इस दौरान लगातार ये काम चलता जा रहा था।
और तभी मेरे जीवन में एक घटना घटी। वो घटना थी, मैं जिस कंपनी में काम करता था उसी कंपनी में मेरे ही बॉस मिस्टर प्रहलाद राय जी, जो आज मेरी अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन है, जिससे मैं जीवन में बहुत कुछ सीखता हूं, मेरे ही बॉस ने मुझे पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया। और डायरेक्ट सेलिंग में बताने के बाद उस प्लान को देखते ही मैं समझ गया कि शायद यही वो बिजनेस है जिसे हमें करना चाहिए। दोस्तों, जब ये प्लान देखा और मैंने इस बिजनेस को करने की ठानी, तो बड़े चैलेंज थे, क्योंकि समय नहीं हुआ करता था। 12 घंटे की मेरी नौकरी होती थी और 12 घंटे की नौकरी के बाद मुझे इस बिजनेस को करना होता था। और ये करना इसलिए जरूरी है, बिजनेस को करना जरूरी है, ये मुझे पता था, क्योंकि मेरी लाइफ थी ना, वो बिना एक्साइटमेंट की थी। कोई एक्साइटमेंट नहीं था लाइफ के अंदर। क्या था मेरी जिंदगी, अगर मैं आपको खोल के बताऊं तो नौकरी के दौरान होता क्या था। अगर आपकी भी अगर इसी तरह की हालत है तो थोड़ा आप मेरे से रिलेट कीजिए। क्या करता था मैं, रोज सुबह उठता था लगभग 6 बजे के आसपास। उठने के बाद मॉर्निंग वॉक पे जाता था। मॉर्निंग वॉक से वापस आता था तो बीवी चाय तैयार लेकर रखती थी। चाय और बिस्किट हम साथ में लेते थे, अखबार पढ़ते थे। अखबार को ऐसे पढ़ते थे जैसे पूरी दुनिया की समस्याएं मुझे और मेरी बीवी को ही संभालनी है। लेकिन पूरे अखबार पढ़ने के बाद जब मैं अखबार पढ़ता रहता बड़ा ध्यान से, तो वाइफ कहती थी कि आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या। तब एकदम अचानक नींद खुलती और मैं तुरंत बाथरूम की तरफ दौड़ता, फ्रेश होता, तैयार होता, और तैयार होने के बाद मैं डाइनिंग टेबल पर आकर बैठता। मेरी बीवी मुझे नाश्ता करवाती और नाश्ता कराने के बाद मैं अपनी यूनिफॉर्म पहनता ऑफिस की और ऑफिस के लिए रवाना होने के लिए स्कूटर की तरफ जाता। स्कूटर की 1-2 किक लगती, क्योंकि उस समय स्कूटर ऐसे नहीं होते थे दोस्तों कि आज तो सेल्फ किक के स्कूटर हैं, सेल्फ किक की मोटरसाइकिल है जहां पर आपको सेल्फ दबाना है और सीधी मोटरसाइकिल और स्कूटर स्टार्ट हो जाता है। उस समय जितने भी मोटरसाइकिल और स्कूटर हिंदुस्तान में होते थे उस पर हमें किक लगानी पड़ती, और ऐसा कोई भी स्कूटर और मोटरसाइकिल नहीं था जो एक किक में स्टार्ट हो जाए। और सुबह और होता यह था कि 3-4 किकों की आवाज आती थी, तब बीवी को पता चल जाता था और बीवी अंदर से दौड़कर आती, मेरे हाथ में टिफिन दे देती और टिफिन को लेकर मैं ऑफिस में रवाना होता। पूरे लंच तक मैं काम करता, फिर लंच के टाइम में मैं टिफिन को खाली करता, यानी खाना खाता, और खाना खाने के बाद टिफिन को वापस ठीक रख के फिर मैं काम करता। रात की 8 बजती, घर पर जाने का समय होता, मैं टिफिन को स्कूटर पे टांगता और घर की तरफ वापस रवाना हो जाता। फिर क्या होता दोस्तों, टाइमिंग इतनी परफेक्ट होती है नौकरी क्लास वालों की, उनका हर वक्त एकदम फिक्स टाइम होता है, एकदम सिस्टमेटिक लाइफ होती है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं, बेटर लाइफ इज द एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। एक अच्छी जिंदगी हमेशा एक महान जिंदगी की दुश्मन होती है। अगर आप अच्छी जिंदगी जी रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप जीवन में कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। आने वाली पुश्तियां आपका नाम याद नहीं रखेंगी, आपके बच्चे आपका नाम याद रखेंगे, बच्चे के बच्चे हो सकता है दादाजी का नाम याद रखे, लेकिन तीसरी पीढ़ी में आते आते आपका नाम भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये नौकरी क्लास वालों की जिंदगी है। और होता क्या कि मैं ठीक 8 बजे आता, 8 बजे वहां से रवाना होता। मुझे लगभग 6 से 7 मिनट का टाइम लगता था स्कूटर पर घर पर पहुंचने का, और बीवी को भी पता था 8:07 मिनट से 8:10 पर वो घर पर पहुंच जाएंगे। और जब मैं वहां पर पहुंचता तो बेल बजाने से पहले ही गेट खुल जाता। दोस्तों, टाइमिंग देखिए परफेक्ट। बीवी मुझे देखती और बिल्कुल भी मुस्कुराती नहीं। ये मेरा रोज का रूटीन था। मुंह उसका फुला रहता और मेरा भी रूटीन था, मेरा भी अनुभव था। मैं धीरे से मुस्कुराकर बोलता, क्या बात है डार्लिंग। जो ही मैं बोलता था क्या बात है डार्लिंग, बीवी का बोलना चालू। और दोस्तों, ढाई ढाई ढाई, तुम्हारी मां ने ये कर दिया, बच्चों ने ये कर दिया, पड़ोसी ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, लगातार आधा घंटा तक फायरिंग हुई। और मैं चुपचाप सुनता रहता, क्योंकि मैं अनुभवी आदमी था। मैंने कहा अगर बीच में भी टोक दिया तो हो सकता मेरा अगला दिन भी खराब हो जाए। मैं चुपचाप सुन लेता। जब बीवी अपनी पूरी भड़ास निकाल लेती, अंदर से पूरी खाली हो जाती, तो धीरे से पूछती, चाय लेकर आऊं। फिर मैं समझ जाता था, इंडिकेशन मिल जाता था कि अब इसका सारा निकल चुका है। फिर हमारी फर्स्ट क्लास जिंदगी चालू होती। फिर हम चाय वाय पीते, बच्चे ट्यूशन से आ जाते, बच्चों के साथ थोड़ा गेम वेम खेलते, टीवी वगैरह देखते, उसके बाद डिनर करते। डिनर करने के बाद थोड़ी देर फिर टीवी देखते, बातें चीतें करते, बच्चे अपना होमवर्क करते। रात की लगभग 10 साढ़े 10 बज जाती, हम सो जाते। एकदम सिस्टमेटिक है। सुबह उठते, फिर तैयार होते,
फिर नाश्ता करते, फिर टिफिन भरते, फिर खाली करते, फिर घर पर आते, फिर बीवी की सुनते, फिर आप टीवी देखते और सो जाते। तीसरे दिन क्या होता है जानना चाहते हैं आप? अगर जानना चाहते हैं तो बता देता हूं। सुबह उठते, तैयार होते, नाश्ता करते, टिफिन भरते, ऑफिस जाते, खाली करते, वापस लेकर आते, बीवी की सुनते, खाना खाते, टीवी देखते और सो जाते। चौथे दिन क्या होता था जानना चाहते हैं आप? हाँ, कुछ लोग जानना चाहते हैं। तो सुबह उठते, तैयार होते, नाश्ता करते, टिफिन भरते, खाली करते, घर पर आते, बीवी की सुनते, टीवी देखते, सो जाते। और जानना चाहते हैं? अभी आप कह रहे हैं कि ना 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 ना, बहुत हो गया। दोस्तों, बात को समझिए। जिस बात को तुम 5 बार नहीं सुन सकते, सिर्फ 5 बार, उस काम को मैंने किया है 8-9 साल तक लगातार। मेरी व्यथा समझ सकते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि जब बेटा टिफिन भर, खाली करके आ जा, टिफिन भर, खाली करके आ जा, टिफिन भर, खाली करके आ जा। क्या जीवन यही है? टिफिन भरो और खाली करो? यह हिंदुस्तान के हर नौकरी वालों की यही जिंदगी है दोस्तों। कभी कभी लगता है कि जो दुकानदार हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनकी जिंदगी ठीक है। अरे दोस्तों, उसके बारे में बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग अगर यहां पर बिजनेसमैन हैं तो थोड़ी मेरी बात सुन लीजिए आप। कुछ लोगों को लगता है दूसरे की थाली में ज्यादा घी नजर आता है। बिजनेस वालों को लगता है कि सर्विस वालों की जिंदगी ठीक है, सर्विस वालों को लगता है कि बिजनेस वालों की जिंदगी ठीक है। राजस्थान में कहावत है, भोपा की गत भोपो जाना। इसका मतलब यह है कि हर आदमी के अंदर क्या चलता है वही जानता है। दूसरों को दूर से देखने से अच्छा लगता है, पास जाने के बाद कुछ भी ठीक नहीं होता। मेरे पास में शर्मा जी रहते थे, किराने की दुकान थी उनकी। क्या जिंदगी थी उनकी? शर्मा जी रोज सुबह 8 बजे दुकान पर पहुंच जाते थे। मैं तो 10 बजे जाता था, मैं सिस्टमेटिक आदमी था। वो 8 बजे पहुंच जाते थे। मैं सोचता था शर्मा जी की जिंदगी ठीक है, शर्मा जी सोचते थे मेरी जिंदगी ठीक है। शर्मा जी सुबह 8 बजे जाते, शर्मा जी शटर को ऊपर करते, 2 बार नमस्कार करते शटर को। अब मुझे पता नहीं कि क्या नमस्कार करते होंगे। दोस्तों, हर आदमी अपने अपने हिसाब से नमस्कार करता है। हर आदमी अपने बिजनेस की सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, शटर को ऊपर करते हैं। थोड़े स्वार्थी होते हैं। अगर थोड़ा सोचिए कि आपकी क्लिनिक है और आप डॉक्टर हैं और हड्डियों के डॉक्टर हैं, तो क्या मांगते होंगे भगवान से? भगवान से यही तो मांगेंगे ना, ए भगवान मेरा बिजनेस चला देना। आप सोच सकते हैं आपका बिजनेस कैसे चलेगा? आपका बिजनेस तभी चलेगा दोस्तों जब किसी की टांग टूटेगी, और आपके नजदीक वाले की टांग टूटेगी तो ही आपकी क्लिनिक पे आएगा, कोई लंदन से आपके यहां नहीं आएगा। इसका मतलब है हर आदमी अपने जीवन और प्रजन के लिए, लोगों की सेवा के लिए कुछ भी करे, लेकिन उसे मांगना तो भगवान से यही पड़ता है कि मेरा बिजनेस चल जाना चाहिए। दोस्तों, शर्मा जी दुकान पर जाते थे, शटर ऊपर करते थे नमस्कार करके, फिर सफाई उफाई करते थे और फिर काउंटर पर बैठ जाते थे। शर्मा जी ना पूरी जिंदगी भर ग्राहकों का इंतजार करते थे। सुबह 8 से लगाकर रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक ग्राहकों का इंतजार करते थे। शर्मा जी की हालत यह थी कि शर्मा जी पूरी जिंदगी भर ग्राहकों का इंतजार करते थे और शर्मायन यानी शर्मा जी की बीवी जिंदगी भर शर्मा जी का इंतजार करती थी। संडे को भी दुकान खोल देते थे। कभी कभी तो बच्चे ही अजीबोगरीब घटना कर देते थे। शर्मा जी के जो बच्चे थे ना, वो शर्मा जी को कहते थे ये हमारे संडे वाले पापा, क्योंकि शर्मा जी संडे टू संडे नजर आते थे। संडे जल्दी दुकान बंद हो जाती थी, बच्चे देख लेते थे, क्योंकि बच्चे रोज सुबह उठते थे, उससे पहले शर्मा जी रवाना। शर्मा जी रोज आते थे, उससे पहले बच्चे सो जाते। शर्मा जी का नाम ही संडे वाले पापा पड़ा। सुबह जाते शटर ऊपर कर लेते, शाम को आते शटर नीचे करके घर पर। मेरी जिंदगी थी टिफिन भरो खाली करो, भरो खाली करो, भरो खाली करो, और शर्मा जी की जिंदगी थी शटर ऊपर शटर नीचे, शटर ऊपर शटर नीचे, शटर ऊपर शटर नीचे। दोस्तों, कहीं ये जिंदगी आपकी तो नहीं है। अगर आपकी है तो मेरी बात को आज एंड तक आप सुनना। ये मुकेश कोठारी आपसे बिल्कुल अलग नहीं है। जैसे आपकी जिंदगी ना, उससे भी बदतर जिंदगी मेरी थी, लेकिन एक सोच थी, एक डायरेक्शन था, अपलायनों का सानिध्य था, और जो जो सीखा उसको जीवन में उतारा। अगर मैं कामयाब बिजनेस में हो सकता हूं तो इस पृथ्वी पर एक सिंगल आदमी नहीं है जो कामयाब नहीं हो सकता। आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस हो या ना हो, मुकेश कोठारी को है।
आपके पिताजी को, आपके माताजी को, आपकी बीवी को, आपके भाई को, आपके दोस्त को, आपके समाज को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि नहीं हो? मेरे को कॉन्फिडेंस है कि आपका जन्म ही कामयाबी के लिए हुआ है और आप कामयाब होकर रहेंगे। अगर यस तो लिखिए, चैट बॉक्स में जाकर लिखिए तैयार हैं हम कामयाबी के लिए। यस नहीं लिखना है, लिखिए तैयार हैं हम कामयाबी के लिए। अगर तैयार हैं तो मुकेश कोठारी दावा करता है, वादा करता है कि आज मैं जिन बातों का उल्लेख करूंगा उन चीजों को करने के बाद आपकी कामयाबी फाइनल है। 1001% फाइनल है। रेडी हैं आप लोग? अगर रेडी हैं तो बात चालू करते हैं। दोस्तों, जब इस बिजनेस के अंदर आया, जब मैं पहली सेमिनार में गया, पहली मीटिंग में गया, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मोटा मोटी यह बात समझ में आई कि इस बिजनेस में लग कुछ नहीं सकता। इस बिजनेस में पैसा नहीं लगाना है। इस बिजनेस में दुकान नहीं खोलनी है। इस बिजनेस में कोई फिक्स समय नहीं देना है। इस बिजनेस को करने के लिए कोई त्याग नहीं करना है। इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई हिसाब किताब नहीं रखना है, बही खाता मेंटेन नहीं करनी। इस बिजनेस को करने के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी। इस बिजनेस में वो कुछ भी नहीं करना पड़ता जो आपको अभी अपने बिजनेस में करना पड़ता है। और दोस्तों, ये अजीब और गरीब बिजनेस है, फिर भी इस बिजनेस को क्यों लोग बात नहीं करते हैं? अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बता दूं, इस बिजनेस को नहीं करने के पीछे सिर्फ एक कारण है। वो एक कारण क्या है? वो एक कारण यह है कि इस बिजनेस की एंट्री और एग्जिट एकदम आसान है। दोस्तों, मेरे सीनियर साथी भी यहां पर सुन रहे होंगे बात। तुरंत 3 महीने 6 महीने क्या संघर्ष किया, अगर रिजल्ट नहीं आए तो 6 महीने बाद हम बैलेंस शीट बनाना चालू करते हैं, इधर उधर झांकना चालू करते हैं, इस कंपनी का प्लान, उस कंपनी का प्लान, बिजनेस को छोड़ देते हैं। दोस्तों, बिजनेसमैनों की बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनती। आज मुकेश अंबानी जी ने जियो चालू किया तो एक दिन में बैलेंस शीट बनाई क्या? 3 साल तो उन्होंने, 2 साल तो उन्होंने सब कुछ फ्री में, हालांकि वो कैपेबल थे, वो ट्रेडिशनल बिजनेस था, लेकिन उन्हें बिजनेस का भविष्य पता था। उनको पता था कि पैसेंस अगर मैं रखूंगा तो मैं 100% कामयाब होऊंगा। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी मोबाइल के अंदर। दोस्तों, आपकी कामयाबी फाइनल है और आप कामयाबी के लिए पैदा हुए हैं। मुकेश कोठारी ये दावा करता है आपसे। और जब मैंने देखा कि इस बिजनेस में ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता, एंट्री और एग्जिट जो है आसान है। इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए कुछ लगता नहीं है। और पड़ोसी ने, आपके रिश्तेदार ने बोल दिया ये बेकार बिजनेस है, ऐसा ये हो गया, वैसा हो गया, आप तुरंत कहते हैं अरे सब लोग मना कर रहे हैं, शायद ये बिजनेस नहीं चलेगा, आउट। एंट्री आसान क्यों है? क्योंकि कुछ लगता ही नहीं है। कोई भी आदमी आता है, वो कहे भैया ज्वाइन करना है, आपको सामान लेने हैं घर के, आप तुरंत कहते हैं भाई जब कुछ लग ही नहीं रहा, घर के ही सामान लेने तो ज्वाइन करा दो। अगर आपको लग रहा है कि इस बिजनेस को ज्वाइन कराना कठिन है तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। दुनिया में सबसे सस्ता काम अगर कोई है, सबसे सरल का काम है तो किसी को ज्वाइन कराना है, वो भी आरसीएम की डायरेक्ट सेलिंग में किसी को ज्वाइन कराना, क्योंकि कुछ लगता तो है ही नहीं। कोई आदमी नमक खा के, हल्दी खा के, धनिया खा के, बिस्किट खा के ज्वाइन कर लेता है। अब बताओ ये कोई बहुत बड़ी बात है? अगर आप ज्वाइनिंग कराने को बड़ी बात समझ रहे हैं तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। इस बिजनेस में किसी को टिका देना बड़ी बात है। एंट्री और एग्जिट इजी होने के बाद कोई टिकता नहीं आसानी से। लो ऑफ एवरेज में 5, 7, 10% आदमी ही टिकते होंगे, बाकी इतने बड़े विजन को नहीं ले पाते। जिससे भी मिलते हैं ना करता है, तुरंत भाग जाता है। अरे दोस्तों, ना करने से अगर तुरंत भाग जाते आप तो थोड़ा सोचो ना। अगर पान की दुकान आप खोलो ना, पान की दुकान जिसमें 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर दो, और एक दिन अगर कम कस्टमर आए तो क्या आप 3 लाख रुपए को डुबो देंगे, दुकान को बंद कर देंगे? आप नहीं करेंगे, क्योंकि 3 लाख लगाकर आप फंस गए हैं। और आप पैसेंस रखते हैं तो दुकान जम भी जाती है। वहां एंट्री और एग्जिट एकदम इजी है। यहां एंट्री एग्जिट इजी है, इसलिए लोग आप सीरियस नहीं होते। दोस्तों, सीरियस होना है। आज आपको यह मानना है कि मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो मैंने 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है। अगर 1 करोड़ रुपए के इन्वेस्ट करने के बाद अगर आप छोड़ने की बात कहते हैं तो फिर बिजनेस करें। दोस्तों, जब भी दिमाग में यह आइडिया है ना कि मैं इस बिजनेस को छोड़ दूं, तो सिर्फ इतना सोचो 1 करोड़ लगाया है वो डूब जाएगा। फिर देखिए आप इस बिजनेस को छोड़ पाते हैं।
और आप नहीं छोड़ पाएंगे, लगातार लगे रहेंगे, तो फिर आपकी कामयाबी पाएंगे। और इसके लिए अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो मिस्टर सुरेंद्र वस, द डायमंड सुरेंद्र वस की आप 5 या 45 साल की वो टेप को सुन लेना, आपको क्लियर हो जाएगा क्या मिलने वाला इस बिजनेस के अंदर। और दोस्तों, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, ज्यादा आसान चीज नहीं थी। ज्वाइन करने के बाद मैंने भी संघर्ष किया। बच्चा था मैं, एज मात्र 26 साल की थी। बड़े बड़े लोगों से मिलता था, कहता था कि ऐसे बिजनेस करने से ऐसे ऐसे पैसा आ जाएगा, लाखों रुपए आ जाएंगे। कोई बिलीव नहीं करता था। जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग थे ना, वो बाल पर हाथ लगा के कहते कि भाई कैसी बात करता है, कपड़े पहनने से, सामान लेने से पैसा आ जाएगा, अमीर बन जाएंगे। ये बाल है ना, धूप में सफेद नहीं हुए हैं, उम्र देखी है हमने। और दोस्तों, मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। ये जवाब क्यों नहीं होता था? क्योंकि मेरे पास अनुभव नहीं था। अगर आप अभी किसी के पास जाते हैं, सामने वाला मना कर देता है, तो इसका मतलब यह है कि आप समझा नहीं पाए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बिजनेस खराब है, इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि आप नहीं समझा पाए। पहले मैं समझाता था 10 को, एक भी नहीं समझता था। अब मैं 10 को समझाता हूं, 8 समझ जाते हैं। क्या अंतर आया दोनों चीजों में? दोनों चीजों में यह अंतर आया है, एक जगह एक भी दिन का मेरे पास अनुभव नहीं था, एक जगह मुझे 20 साल का अनुभव है। और 20 साल के अनुभव के बाद मुझे पता है कि आदमी मना क्यों करता है, ना क्यों करता है। और अल्टीमेट आज 10 में से 8 का रिजल्ट आता है। अगर आपके 10 में से 1-2 के रिजल्ट आ रहे हैं तो परफेक्ट है, एकदम सही जा रहे हैं आप। इससे अच्छा कुछ नहीं होता है, सबके साथ यही होता है। लेकिन हम लोगों से तुलना करते हैं, वो मनी सर्कुलेशन कंपनियों से तुलना करते हैं। और हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने कचरा बनाया हुआ है डायरेक्ट सेलिंग। वो डायरेक्ट सेलिंग को भविष्य के लिए नहीं करते, वो डायरेक्ट सेलिंग को सिक्योरिटी के लिए नहीं करते, डायरेक्ट सेलिंग से अपनी पीढ़ियां नहीं चलाना चाहते। वो तो दुकानदारी खोल रखी है, आज इस कंपनी में, आज उस कंपनी में, आज इस कंपनी में, आज उस कंपनी में, और खरीद फरोख्त करना चालू कर देते हैं। दोस्तों, 20 साल हो गए मुझे लगातार। मुझे पता नहीं किस कंपनी का क्या प्लान होता है। मुझे एक ही प्लान पता है कि मैंने 20 साल में एक नेटवर्क खड़ा किया है जो मेरी आने वाली पुश्तियों के लिए काम करेगा। वो 5 साल एक जगह नेटवर्क बनाएंगे, फिर 5 साल दूसरी जगह नेटवर्क बनाएंगे, फिर 5 साल तीसरी जगह नेटवर्क बनाएंगे। पूरी जिंदगी निकल जाएगी ऐसे नेटवर्क बनाते बनाते। अरे छोटा मोटा कम ज्यादा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हर आदमी सर्वगुण संपन्न नहीं होता, हर कंपनी सर्वगुण संपन्न नहीं होती, लेकिन जरूरी है एक जगह टिक जाना और नेटवर्क को बना देना। और दोस्तों, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, संघर्ष आए, समस्याएं आई, टाइम नहीं था। 12 घंटे की तो मेरी नौकरी होती। तो सीखने का दूसरा नंबर का पॉइंट यह है आज, अगर कोई कहता है कि समय नहीं है तो समझ लो समझ में नहीं आया। अगर कोई कहता है कि मैं नहीं करूंगा, मैं कामयाब नहीं हो सकता, तो समझ लो समझ में नहीं आया। जब भी समझ में नहीं आया, सामने वाला बोले, जब भी ज्वाइन नहीं करे, तो उसने जो प्रश्न रेज किए हैं तुरंत अपनी अपलाइन के पास जाओ और सीखो। पूछो इस प्रश्न का उत्तर क्या है। और जिस दिन आपको इन प्रश्नों का उत्तर मिलता जाएगा, आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा, किसी की तरफ उंगली भी करेंगे तो उसे ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय तक आपके पास अपने सारे प्रश्नों के उत्तर रेडी हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर इन चीजों पर ध्यान दिया तो कामयाबी फाइनल है। अब हुआ ये कि 12 घंटे की नौकरी होती थी, कैसे करे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन क्योंकि दिमाग में घुस गई थी कि करना है, और जब करना है ऐसा सोच लिया, तो दोस्तों टाइम निकलता था। अगर आप कहते हैं, एक बार माइंड पे कमांड दीजिए, मुझे करना है, जो ही आप बोलेंगे करना है, आंसर मिल जाएगा। ये दिमाग है, इस दिमाग का अपना कोई दिमाग नहीं होता। इस दिमाग को आप जो कहते हो ये कर लेता है, क्योंकि ये दिमाग का अपना कोई दिमाग नहीं है जो सोचकर आपको बोले। एग्जाम्पल, आप दिवालिया हो गए हैं, मान लो किसी बिजनेस के अंदर दिवालिया हो गए हैं, किसी बिजनेस के अंदर लोग बाग बहुत पैसा मांगने आते हैं आपसे। आप दिमाग को कमांड दीजिए, लोग बहुत पैसा मांगते हैं, क्या करूं? बचने के बहाने पूछोगे तो दिमाग बचने के ही आंसर देगा। दिमाग कहेगा भाग जा, आत्महत्या कर ले, छत से कूद जा। दिमाग कहेगा इस शहर को छोड़ दे।
आप दिमाग से कहना कैसे छोड़ू, मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे हूं, नीचे आदमी खड़े। वो कहेगा पीछे से चले जा। वो कहेगा पीछे से कैसे जाऊं, मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूं। वो कहेगा बीबी की साड़ी अलमारी में पड़ी होगी, उसको बांध के भाग जा। ये दिमाग आपको सारे आइडिया देगा, क्योंकि आपने प्रश्न ही भागने का पूछा, क्योंकि दिमाग के पास अपना कोई दिमाग नहीं। अगर इसी दिमाग से पूछो मैं इसी जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीना चाहता, मैं स्वाभिमान की जिंदगी जीना चाहता हूं, मैं फिर अपने दम पे खड़ा होना चाहता हूं, मैं हर व्यक्ति का पैसा चुकाना चाहता हूं, क्या करूं? तो यही दिमाग जिसने भागने की सलाह दी थी, यही दिमाग अब आपको कहेगा जा, जो पैसा मांगता उसके सामने जा, आंखें नीचे कर और हाथ जोड़कर बोल कि भाई नुकसान हो गया, पैसा नहीं है, नहीं दे सकता। अब दो तरीके हैं, या तो मुझे मार मार के खत्म कर दो, और दूसरा तरीका है मुझे समय दो। अगर मुझे समय दिया, अगर मुझे कामयाब होने का मौका दिया, तो मैं आपका एक एक पैसा चुकाऊंगा। और जब ये वर्ड बोलते हैं तो दुनिया का भारी से भारी पहलवान भी समझ जाता है कि इसका कर क्या सकते हैं। मारेंगे तो सारे पैसे डूबेंगे, और वक्त देंगे तो पैसे आने के चांस भी। और दोस्तों, आपने जो दिमाग को कमांड दी, वही दिमाग ने महसूस की, उसने उसका ही आंसर दिया। मैंने कहा करना है, तो फिर रास्ते निकले। रोज ऑफिस से जाने से पहले 2 घंटे 8 से 10 लोगों से मिलता था उनकी जगह पर जाकर, और रोज 8 से 10 रात को लोगों से जाकर मिलता था। संडे के दिन छुट्टी होती थी। मेरा एलेबल वेस्पा स्कूटर है, आज भी मैंने रखा हुआ 2395 एलेबल वेस्पा 150 NV। उस स्कूटर पर मैं और मेरा साथी संडे के दिन लगभग 175 किलोमीटर आना, 175 किलो जाना, उदयपुर चित्तौड़ होते हुए हम स्कूटर पर जाते थे, हाथ में किट लेकर। वो क्रेज था दोस्तों। ज्वाइन करना बहुत बड़ी बात है। सामने वाला कहता है, इंटरेस्ट भी लेता था ना, तो हमें इतनी खुशी महसूस होती थी, हमें लगता था कि हम एक पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। आज आपके पास क्या नहीं है। हमने जब इस बिजनेस को चालू किया, हमारे जब सीनियर अपलाइन ने जब इस बिजनेस को चालू किया, कुछ नहीं था दोस्तों, इस बिजनेस में कुछ नहीं था। आज आपके पास पिकअप सेंटर है, जगह जगह सामान मिलता था। उस समय केवल भीलवाड़ा के अंदर ही सामान मिलता था। आज आपके पास डिपो है, उस समय केवल भीलवाड़ा में ही डिपो था। आज आपके पास एग्जाम्पल है, डायमंड के एग्जाम्पल है, 25-25 लाख रुपए पर मंथ कमाने वालों के एग्जाम्पल है। हमने जब काम किया था ना, एक भी कमीशन नहीं आया था। जब मैंने ज्वाइन किया था, कोई कमीशन नहीं आया था किसी को। जब किसी को प्लान बताते थे ना, तो कहते थे तेरे को कितना आया, तो हम कहते थे तुम जुड़ोगे तभी तो आएगा। यह हकीकत थी दोस्तों। आज आपके पास इतने प्रोडक्ट हैं, हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट था। आज आपके पास मीटिंग है, सेमिनार है, अपलाइन की गाइडलाइंस है, अपलाइन का अनुभव है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन हमारे समय में ऐसा कुछ था ही नहीं। एक ही चीज थी, दिमाग में घुस गया था कि करना है। अगर आपने दिमाग में घुसा लिया कि करना है, तो मुकेश कोठारी गारंटी देता है कि आप कामयाब होंगे। आज आप बोलिए मैं तैयार हूं, लिखिए, चैट बॉक्स पे लिखिए मैं तैयार हूं। मैं वेट करता हूं, जब सारे लोग लिखेंगे तो मैं बात करूंगा, नहीं तो समझ लीजिए सेमिनार समाप्त हो गई। लिखिए मैं तैयार हूं। अगर आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं। क्या होता है, लगातार संघर्ष की कहानी चालू रहती है, लेकिन जब हम लगातार करते रहते हैं तो लॉ ऑफ एवरेज काम करता है दोस्तों। कई लोग आते हैं, मना कर देते हैं। कई लोग ज्वाइन करते हैं, 5-7 दिन एक्टिव रहते हैं, खत्म हो जाते हैं। कुछ लोग 2-3 महीने एक्टिव रहते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन लॉ ऑफ एवरेज से जब हम लगातार लगे रहते हैं, तो कोई ना कोई आदमी हमें अपने जैसा मिलता है। अभी डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी गलती क्या करती है? जो नई कंपनियां आती है वो गलती करती है, जो पुराने लीडर हैं वो गलतियां करते हैं, जो सेट वर्कर नेटवर्कर हैं वो गलतियां करते हैं। वो लीडर को खरीदने का प्रयास करते हैं। लीडर को खरीदिए मत, लीडर को बनाइए। अगर बेसमेंट में ए से लगाकर जेड तक आप उसे सिखाएंगे तो लीडर बनेगा। थोड़ा सोचो, आपका बच्चा सीधा 25 साल का पैदा हुआ होता, या 25 साल के बच्चे को आप गोद लेते। ऐसा क्यों है कि बड़े बच्चों को गोद नहीं लेते? जब हमें किसी दूसरे व्यक्ति को अनाथालय से गोद लेना होता है तो हम बाल्य अवस्था में उसे गोद लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि हम अपने हिसाब से संस्कार उसे सिखा सकते हैं। एक आदमी जो पैसों की वजह से किसी और कंपनी में टूट के गया है, आप कैसे मानेंगे कि वो उस जगह भी टिकेगा? कोई तीसरी कंपनी आएगी, फिर वो जाएगा,
फिर चौथी कंपनी आएगा जाएगा। इसलिए लीडर के सिलेक्शन करते हुए ध्यान रखिए कि किस लीडर के साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके पूरे जीवन को घुमा दे, अपने स्वार्थ की वजह से, अपने लाभ की वजह से वो आपको यूज कर ले। दोस्तों, संघर्ष हुआ, लेकिन धीरे धीरे लीडरशिप क्रिएट हुई। जब पहली एनिवर्सरी में मैं रॉयल्टी एच्योर बना और जब मुझे सम्मानित किया गया ना, बीसी छाबड़ा जी स्टेज से बोल रहे थे, भाई और बहनों, मैं अब आपके सामने बुलाने जा रहा हूं एक डायनामिक पर्सनालिटी जिसकी एज मात्र 27 साल की है। 27 साल की एज में उस व्यक्ति ने इतना बड़ा कमाल करके बताया, रॉयल्टी जैसी इनकम, रॉयल्टी आएगी इनके मरने के बाद भी, इनके साथ भी, इनके बाद भी, पीढ़ियों को सुरक्षित कर लिया है। जब मेरी टीम के 50 आदमी वहां पर बैठे थे ना दोस्तों, वो एक्साइटेड हो गए। जिस दिन मैंने टीम के साथी को एक्साइटेड कर दिया, समझ लो मेरा काम चालू हो गया। सीखने का पॉइंट नंबर 3, इस बिजनेस में बोलो मत, बकबक मत करो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे ज्ञान का भंडार है और अभी ज्ञान तो यूट्यूब पे मिलता है और जो चाहो वो ज्ञान मिलता है। नहीं परवाह करना उसकी, करके दिखाना। दुनिया में करके दिखाने की वैल्यू है, बोलने की वैल्यू नहीं। जब करके दिखाते हो तो लोग सुने, लोग फॉलो करें। सिर्फ बातें करोगे कोई फॉलो नहीं करे। टीचर ने करके नहीं दिखाया, टीचर ने आपको सिर्फ पढ़ाया है, तो हम बाद में जिंदगी भर फॉलो नहीं करते, बस सम्मान करते। आदर्श नहीं मानते, आदर्श उनको मानते हैं जिसने कुछ करके बताया है। मदर टेरेसा कुछ करके बताया है, रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी कुछ करके बताया। हम लोग आदर्श मानते हो। जो लोग करके बताते हैं वो आदर्श बन जाते हैं। और दोस्तों, चैलेंज आए, पहली रॉयल्टी में मैं गया, लोग एक्साइटेड हो गए। लोगों को पहली बार विश्वास हुआ, मेरी डाउनलाइन के लोगों को पहली बार विश्वास हुआ कि ये हम भी कर सकते हैं। अगर मुकेश कोठारी ने 1 साल में हमारे सामने करके बताया तो हम क्यों नहीं कर सकते। उस दिन से मेरा बिजनेस चालू हुआ दोस्तों, और इतना चालू हुआ कि समय ही कम पड़ने लगा। नौकरी हुआ करती थी मेरी, प्राइवेट नौकरी में इतना वक्त नहीं होता था, लेकिन लोग दीवाने हो गए तो अब आपको छोड़ने वाले नहीं थे। जिस भी दिन आपकी डाउनलाइन आपका जीना आराम कर दे, सर्विस मांग मांग कर, समझ लो आपका बिजनेस चालू हो गया। मेरे साथ यही हुआ दोस्तों। लोग इतने दीवाने हो गए कि वो मुझे अब नौकरी नहीं करने देते थे। ऑफिस में लोगों को लेकर आ जाते थे। एक व्यक्ति ऑफिस में लेकर आ गया, सर बाहर आइए, इस व्यक्ति को प्लान समझाइए। अरे मैंने कहा भाई प्लान शाम को 6 बजे बाद बताएंगे, अभी मैं नौकरी कर रहा हूं। वो बॉस डांटेगा, नौकरी से निकाल देगा। तो कहता सर मुझे पता नहीं है, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया, समझा। और दोस्तों, अल्टीमेट में इतना परेशान हुआ क्योंकि 23,000 की मेरी इनकम आ गई, 23,000। मुझे लगा कि अगर मैं 8-9 सालों में 13,000 तक पहुंचता हूं सैलरी में, और यहां पर अगर 1 साल में 23,000 आ सकते हैं, तो स्कोप किधर जाता है। सीखने का अगला पॉइंट, जीवन के हर मोड़ पर आपको खुद को निर्णय लेना पड़ेगा। बेटर लाइफ इज द एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। प्रैक्टिकल जीना पड़ेगा आपको। मैंने अपने आप से पूछा, ये जो 13,000 मुझे सैलरी मिलती है, ये मालिक की मेहरबानी से मिलती है कि मेरी काबिलियत से मिलती है? तो मेरा दिल खुद जवाब देता है कि नहीं बेटा, मेहरबानी 2-4 हजार की हो सकती है, लेकिन कुछ तो तेरे अंदर काबिलियत है, तभी 13,000 मिलते हैं। तो मैंने जवाब दिया, जब काबिलियत मेरी है तो मैं कभी भी करूंगा, मुझे मिलेगा 2-4 हजार कम मिलेंगे, लेकिन मैं आने वाले जाने वाले इस समय में अपने इस टारगेट को छोड़ूंगा नहीं, कुछ करके दिखाना है मुझे। और अल्टीमेट मैंने त्याग पत्र दे दिया नौकरी से। सब लोग नाराज हुए, लेकिन वो नाराजगी तब तक ही थी जब नया नया टॉपिक था। लेकिन मैं इतना बिजी हुआ, इतना भागने लगा, इतना दौड़ने लगा कि तुरंत 2002 में इस बिजनेस का सबसे बड़ा अचीवर बना। 1 महीने का कमीशन आया 2,85,490, 2,85,490 रुपीज, 2,85,490 रुपए का कमीशन। दोस्तों, करके बताओगे, पूरी टीम आपके साथ हो। सीखना पड़ेगा। अल्टीमेट कामयाबी के झंडे कटते गए, मैं आगे बढ़ता गया। फिर कुछ चैलेंज आए तो बिजनेस गिरा, इतना गिरा कि मेरे से संभला नहीं। मैं सीखने के अगले पॉइंट की बात कर रहा था आपसे। इस बिजनेस में एमराल्ड की पिन ऐसी पिन होती है
जब दोनों ग्रुप में 22-22 लाख का, एक ग्रुप में 22 लाख का और दूसरे सारे ग्रुपों में मिलाकर 22 लाख का बिजनेस होता है, तो आपकी एमराल्ड की पिन होती है, उस समय लाख सवा लाख रुपए पर मंथ का आपका चेक होता है। यहां तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है मेहनत करो। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मेहनत का। दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। ये आपने मोटरसाइकिल और कार ले रखी ना, घर में सजाने के लिए रखोगे, कभी भी ऐसी कार वापस दोबारा नहीं आएगी। टारगेट लो, 1 लाख किलोमीटर चलाना है कार को, 50,000 किलोमीटर चलाना है मोटरसाइकिल को। इतना दौड़ो, इतना भागो, इतना फील्ड में जाओ, एक भी दिन शांत मत रहो। अगर आपने ये कर लिया तो फिर हर महीने के कमीशन से कार आएगी, हर महीने। आज कार लेना हमारी मजबूरी है। हमें कार इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है कार नहीं लोगे तो डिप्रिसिएशन आपको मिलेगा नहीं, टैक्स ज्यादा जमा करना। एक दिन कार लेना शौक था, आज कार लेना मजबूरी है। अल्टीमेट एमराल्ड तक तो आसानी से पहुंच जाएंगे आप, मैं भी 2,50,000 तक पहुंच गया। लेकिन एक समय बाद इस बिजनेस को संभालना आना चाहिए, मैनेजमेंट आना चाहिए। क्योंकि टीम जब बड़ी हो जाएगी आपके पास समय कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास तो 24 घंटे हैं, 1 सेकंड नहीं बढ़ा पाएंगे आप। तो इतनी बड़ी टीम को कैसे मैनेज करेंगे? उसे हमें सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा, टूल्स का सहारा लेना पड़ेगा। सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है यूनिक एजुकेशन सिस्टम। आज जो वेबिनार हो रही है यूनिक एजुकेशन का सिस्टम है। आज मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा हूं, लेकिन घर में बैठकर मैं आज आपको संबोधित कर रहा हूं और हजारों आदमी सुनेंगे। ये सिस्टम, जब आपकी टीम में आप डुप्लीकेट तैयार कर देते हैं, सिस्टम तैयार कर लेते हैं, आपको जो आता है वो सिखा देते हैं। यह मत कीजिए कि मेरी बोलबाला हमेशा रहना चाहिए। हमेशा सोचिए जितना भी मुझे आता है मैं सामने वालों को समझा दूंगा। डुप्लीकेट कीजिए, डे 1 से डुप्लीकेट कीजिए। पहली बार जब वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरता है ना ऑनलाइन, मत भरिए खुद। आप उसे जाइए, उसके पास जाइए, खोल के बोलिए वेबसाइट, आप भरिए, मैं हूं ना आपके पास। कोई पिकअप सेंटर खोलता है तो उसे खुद खोलना सिखाइए। जब एक एक चीज को आपने डुप्लीकेट कर लेंगे तो टीम आपकी तैयार हो जाएगी। और दोस्तों, मेरे साथ यही हुआ कि मैं डुप्लीकेट नहीं कर पाया, मेरा बिजनेस गिरा, इतना गिरा है कि आई एम द डिप्रेशन। फिर घटना घटी जो मैं पिछली सेमिनार में बोल चुका हूं। 3 महीने तक डिप्रेशन में रहा। जब जागा तो मुझे लगा कि नहीं, मैं इस बिजनेस में कामयाब हो सकता हूं। वो कहानी, वो कविता बचपन में आपने सुनी होगी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ के बगैर जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने अपने आप को चेंज किया। उस समय चाहता था तो मैं किसी को ब्लेम कर सकता था। 90% लोग जब नाकामयाब होते हैं तो अपनी नाकामयाबी का कारण सामने वाले में देखते हैं। कुछ लीडर जो है बिजनेस में कामयाब नहीं होते, छोड़ के चले जाते हैं, क्विट कर जाते हैं। उनसे पूछो, बड़े बड़े लीडर से पूछो तो क्या बोलेंगे? कंपनी खराब, हमारी अपटाइम खराब थी, हमारी डाउनलाइन खराब थी, पिकअप सेंटर वाला खराब था, डिपो वाला खराब था, बारिश ज्यादा आ गई थी, गर्मी ज्यादा पड़ गई थी, तूफान आ गया था, साइक्लोन आ गया था, सरकार बदल गई थी, सरकार गलत थी। अरे कितने ब्लेम करोगे यार? अगर ये सब कुछ गलत है तो फिर कुछ लोग तुम्हारे इसी गलती में कैसे कामयाब हो गए? ये तुम सिर्फ अपने आप को संतुष्ट कर रहे हो। अगर कामयाब नहीं हुए तो आपको मानना पड़ेगा मैं एकमात्र कारण हूं। इस जीवन में न आप अपनी बीवी को सुधार पाएंगे, न बच्चे को, न समाज को, न देश को। अगर किसी व्यक्ति को सुधारा जा सकता है तो खुद को। आप अपने आप को सुधारने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और दोस्तों, जब मैंने अपने अंदर बदलाव किए, जब मैंने सोचा कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, तो दोस्तों धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा। और उसके बाद मैं बिजनेस में तेज गति से आगे बढ़ने लगा। इतना तेज गति से आगे बढ़ा कि आज मुझे बिजनेस को करते हुए 20 साल हो गए हैं। 20 साल में मुझे क्या क्या मिला है मैंने पिछले वेबिनार में बोल दिया। आज बहुत सारे मकान हैं,
मकान बनाने का ही बिजनेस है, होटल्स है। आज जिस जगह मैं होटल में शूट कर रहा हूं, अपनी पिछली जो वेबिनार थी मैंने दूसरी होटल में शूट की थी। आज गाड़ी है, बंगले हैं, नौकर है, चाकर है, विदेश यात्राएं हैं, जब चाहे तब चले जाते हैं। अभी पिछले साल ऑस्ट्रेलिया गए, इस बार हम लंदन जा रहे हैं 1 महीने के लिए। जितना जाए जितना घूमे, कोई कमी नहीं। समय खूब है हमारे पास, पैसा बहुत है, सिक्योरिटी इतनी है कि मेरे बच्चे अगर नालायक भी होना भाई साहब, तो उसे जितना मैं छोड़ के जाऊंगा वो पूरा नेटवर्क मिलेगा। वो अगर उनको नेटवर्क संभालना नहीं आता फिर भी चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने डुप्लीकेट तैयार कर दिए टीम, और मेरे नेटवर्क के लोग मेरी कमाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। और जब वो अपने भविष्य के लिए काम करते रहेंगे तो मेरी पुश्तियों को इनकम देना मजबूरी है। वो कुछ करे या ना करे, इनकम आने वाली। दोस्तों, अल्टीमेट क्या क्या मिला मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो आप मेरी प्रोफाइल वीडियो में आप देख लेंगे क्या मिला क्या नहीं मिला। मैं आज जाऊंगा कामयाबी का क्या कारण है। कामयाबी का एकमात्र कारण है नो, NO, नो। कितनी नो सुनेंगे उस पर कामयाबी मिलने वाली है। दुनिया में अगर कोई भी कामयाब है तो एकमात्र वजह है कामयाबी के पीछे, वो है नो। कौन नो नहीं सुनता? अब सिर्फ 3 आदमी ने मना कर दिया और आप परेशान, 1 आदमी ने मना कर दिया परेशान। अरे दोस्तों, थोड़ा सोचो। वो मारुति कार का डीलर है ना आपकी सिटी में, कितने कारें बिकती है कितने आदमी आने के बाद? कभी जाके परसेंटेज पूछना। 100 आदमी आते ना, 100 आदमी, 100 आदमी कार के शोरूम पे चढ़ते हैं ना, सिर्फ 3 कारें बिकती है, 3 ओनली। 97 आदमी जो आते हैं ना, वो केवल देख कर जाते हैं, गाड़ी में बैठ कर जाते हैं, टेस्ट ड्राइव करके जाते हैं, चाय पी कर जाते हैं, नाश्ता करके जाते हैं। और सेल्समैन को पता है कि ये फर्जी आदमी है, खरीदेगा नहीं, लेकिन वो भविष्य का कस्टमर है, इसलिए वो कभी भी बेरुखी से पेश नहीं आता। वो कहता ना कोई बात नहीं सर, नया मॉडल आएगा तब आप खरीद लेना, सर आप चाय तो पी के जाइए, सर आपका मोबाइल नंबर देख के जाइए। 97 लोगों से ना सुनने के बाद 3 कारें ली। उस 2 व्हीलर की शोरूम की कंपनी पर जाइए मालिक, कभी बात कीजिए। 100 आदमी आते ना, तब 5 से 10 2 व्हीलर बिकते हैं उसमें। 90 लोगों की ना सुनने के बगैर 10 बिक नहीं सकती। जिन लोगों ने करोड़ों रुपए लगाया है, कार वाले ने 50 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं, 2 व्हीलर वालों ने 5 से 7 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किए, फिर भी वो इतनी ना क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि इतने पैसे लग चुके हैं। अगर वो नेगेटिव हो जाएगा तो सीधा पैसा डूबेगा, फंस गया है। आप खुशनसीब आदमी हैं कि फंस नहीं रहे, बिना फंसे ना सुनना है। आप क्या बात करूं मैं आपसे, ना सुनने में इतनी प्रॉब्लम। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जाइए अपने मोहल्ले के अंदर, आपके पास में जो बाजार है उसके अंदर जाके जाइए, साड़ी के शोरूम पे जाइए। एक लेडीज है ना, एक लेडीज जब तक 100 साड़ियां बिखेर नहीं देती तब तक वो एक खरीदती नहीं। और कई बार तो ऐसा होता है 100 बिखेर कर कहती है कि भैया इसमें थोड़ा पिंक मिलेगा क्या? सेल्समैन बेचारा 100 साड़ी खोलने के बाद भी दौड़ जाता है, पिंक कलर लेकर आता है। तो भाभी जी कहते हैं नहीं नहीं, थोड़ा इससे थोड़ा और पिंक। वो बेचारा और भागा जाता है और पिंक लेकर आता है। जब और पिंक लेकर आता है तो कहता भैया आप समझ नहीं रहे, बिल्कुल स्लाइड सा पिंक। सेल्समैन को इतना गुस्सा आता है कि हथौड़ा ठोक दे उसके सिर पर, लेकिन वो प्रेम से भाभी जी अच्छा है, खुद साड़ी पहन कर बताता। और कई बार तो 100-200 साड़ियां खुलाने के बाद भी लेडीज बोलकर जाती है भैया आज है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सेल्समैन और दुकानदार कहता है भाभी जी कोई बात नहीं, कल परसों है 1 महीने बाद नया स्टॉक आने वाला, आप पधारिए। 100 साड़ियां खुलने के बाद एक नहीं बिकती, इतना ना सुनते हैं।
और फिर भी ना क्यों सुन लेते हैं? क्योंकि करोड़ों रुपया लग गया है शोरूम में। अगर आज ना सुनकर शोरूम बंद कर दे तो करोड़ों रुपया डूब जाएगा। और दोस्तों, इसीलिए वो कामयाब है, क्योंकि बार बार ना सुनते हैं। ना सुनने की वजह से वो कामयाब हो गए। अगर आप भी ना सुनने के लिए तैयार हैं तो नीचे लिखो, हम तैयार हैं। चैट बॉक्स पे जाकर लिखिए, हम तैयार हैं, मैं वेट करता हूं। अगर आप तैयार नहीं है तो छोड़कर जाइए। आपके लिए दुनिया पड़ी है, खूब कामयाबी मिलेगी आपको। हम आपसे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर इस बिजनेस में कामयाबी चाहनी है तो लिखो, हम तैयार हैं। दोस्तों, ना तो सुननी पड़ेगी। क्या नहीं है आपकी कंपनी के पास? अगर पैसा नहीं लगाना, हिसाब किताब नहीं रखना, गोरे काले का भेद नहीं, जाति धर्म का भेद नहीं, सीट कोई फिक्स नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, पैसा लगाना नहीं, दुकान लगाना नहीं, स्टॉक रखना नहीं, फिर भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों, तो उसका एक मतलब है, या तो आपके अंदर कामयाबी होने की काबिलियत ही नहीं है, या फिर मेडिकल चेकअप कराओ, उसके अंदर कोई ना कोई चैलेंज जरूर निकले। अरे भाई, सामान को यूज करने से, रिकमेंडेड करने से पैसा आता है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही बात। छोटा ना छोटा 10 साल का छोटा बाबू, आपका घर का बच्चा, उससे पूछना कि बेटा, एक दुकान से सामान लेते हैं तो पैसा आता है, दूसरी दुकान से सामान लेते हैं तो पैसा जाता है, कौन सी दुकान से सामान लेना चाहिए? तो 10 साल का बच्चा कहेगा, अरे पापा, इसमें समझने की बात क्या, दिमाग नहीं है आपके अंदर? जहां से पैसा आता वहीं से तो लेना। और पैसा आता है और उस बिजनेस में कुछ लग नहीं सकता, उसमें थक जाते हैं, तो फिर डाउट होता है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी को चयन कर लीजिए ठीक। और आरसीएम बिजनेस को क्यों करना चाहिए, मैं क्यों रिकमेंड करता हूं? क्योंकि हम अपनी कंपनी में भविष्य लगाते हैं। अगर 3 साल काम किया और कंपनी भाग गई, जिनसे हर साल कंपनियां भागती, बंद हो जाती, तो भाई पैसा जो खोया है ना आपने, पैसा तो जिंदगी भर वापस कमाया जा सकता है, दूसरे बिजनेस में भी कमाया जा सकता है, लेकिन 3 साल जो कंपनी ने बर्बाद कर दिए हैं, उन 3 साल को वापस लाने का आपके पास कोई तरीका नहीं है दोस्तों। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपने सोच लिया है कि करना है, तो कंपनी का चयन सबसे ज्यादा जरूरी है। कौन सी कंपनी में काम करें, कौन सी कंपनी में नहीं काम करें, क्योंकि कंपनी अगर भाग गई तो फिर आपके पास कोई तरीका नहीं है, नहीं ला सकते समय को वापस। अगर समय को वापस नहीं ला सकते तो सही चयन होना जरूरी है, क्योंकि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का टिकना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए सबसे पहले अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कंपनी कौन सी ज्वाइन करें, तो सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल को चेक कीजिए। हमारी कंपनी की प्रोफाइल क्या है? 17 लाख स्क्वायर फीट में तो केवल ऑफिस है। अरे सारी कंपनियों के एमएलएम ऑफिस को भी मिलाए ना, तो 17 लाख स्क्वायर फीट नहीं, 17 लाख स्क्वायर फीट का आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा के अंदर, जहां ऑडिटोरियम मौजूद है, जहां पर गेस्ट हाउस मौजूद है, जहां पर कैंटीन मौजूद है, जहां पर सारी चीजें मौजूद है, जहां पर रेगुलर एकेडमिक क्लास चलती है, 17 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस है। पोर्टफोलियो समझिए आप, कंपनी के 50% से ज्यादा प्रोडक्ट खुद बनाती है कंपनी। डायरेक्ट सेलिंग की सारी कंपनियां माल खरीद कर बेचती है। अरे दोस्तों, उनको इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करना क्योंकि कभी भी भागना है। कंपनी के खुद के प्लांट है, सब जगह खुद के इन्वेस्टमेंट है। पिकअप सेंटर, हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी कंपनी जिसके पास 10,000 पिकअप सेंटर हो? हिंदुस्तान की एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसी नहीं है, एक भी तहसील ऐसी नहीं है जहां पर आरसीएम का प्रोडक्ट अवेलेबल ना। 10,000 पिकअप सेंटर किसी के पास है तो मेरे से बात कीजिए। नई श्रृंखला चालू हो रही है वंडरवर्ल्ड की, पता है ना आपको? मॉल, आरसीएम के प्रोडक्ट के बड़े बड़े सेंटर, जहां पर गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, और वो भी सजे हुए। इस साल 150 आरसीएम वर्ल्ड खुलने जा रहे हैं पूरे इंडिया में, जो हिंदुस्तान में दुनिया की कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अभी तक नहीं कर पाई है, वो आरसीएम करने जा रही है, आरसीएम वर्ल्ड के नाम से। डिपो की व्यवस्था सब जगह देखेंगे तो लगभग आपको एक जगह सेंट्रलाइज डिपो मिलेगा। आरसीएम के
120 से ज्यादा डिपो हैं और 120 में से 100 डिपो ऐसे हैं जो कंपनी के खुद के ऑन प्रॉपर्टी पर है। दोस्तों, इन्वेस्ट वही करता है जिनको बिलीव होता है कि हम टिकेंगे। जिनको भागना होता है वो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता। दूसरे नंबर की चीज क्या है? मार्केटिंग प्लान को समझिए। मार्केटिंग प्लान 3 तरह के होते हैं। पहला मार्केटिंग प्लान होता है इनकम ओरिएंटेड। ये इनकम ओरिएंटेड जो मार्केटिंग प्लान होते हैं ना, उसके अंदर सिर्फ पैसा 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 पैसा, ये करोगे इतना आ जाएगा, वो करोगे इसको आ जाएगा, इसको इतना आ गया, उसको इतना आ गया, इसमें कार फंड आ गया, इसको ओडी कार आ गई, इसको मर्सिडीज कार आ गई। वो सिर्फ पैसा बताएंगे। दोस्तों, पैसा कौन बताता है? जिनको पैसा कमाना होता है। कंपनी अगर ज्यादा पैसा बता रही है तो कंपनी ज्यादा पैसा कमाना चाहती है। यह कंपनी का भविष्य धुरझूल में है। कभी भी कंपनी बंद हो जाएगी भाई साहब। मेरा अपना अनुभव है 20 साल में। इन 20 सालों में हर साल एक कंपनी को मैंने भागते हुए देखा है। जो बड़े बड़े दावे करते थे, करोड़ों रुपए आएंगे, अरबों आएंगे, चेक बताते थे, वो कंपनी कहां गायब हो जाती है हमें पता नहीं। कितने लोगों के भविष्य को चौपट कर देते। एक प्लान होता है जो हमेशा इनकम ओरिएंटेड होता है। इससे आपको बच के रहे। कोई आदमी ज्यादा पैसे 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 की बात करे तो समझ लेना कि यहां पर कोई ना कोई गड़बड़ है। दूसरा होता है लीडर ओरिएंटेड। यहां पर बेसिकली कंपनियां सही होती है, लेकिन ये कंपनियां सही तो होती है लेकिन गलत लीडरों के प्रभाव में होती है। ये कंपनियां तेज गति से बढ़ने के लिए लीडर की खरीद चालू करती है। और दोस्तों, जो लीडर बिक जाता है वो कंपनी का क्या भला करेगा? क्योंकि कल कोई तीसरी कंपनी आएगी, फिर वो बिक जाएगा। ऐसी कंपनियों का भी भविष्य खराब है जो लीडर को तोड़ फोड़ कर इधर उधर ले जाती है। लेकिन तीसरा जो मार्केटिंग प्लान होता है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड। जी हां दोस्तों, वहां पर इनकम बाय डिफॉल्ट आती है, सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट मिलती है, लेकिन कंपनी हमेशा फोकस करती है अपने प्रोडक्ट की रेट, प्रोडक्ट की क्वालिटी को। और लोग बाग प्रोडक्ट के दीवाने हो जाया करते हैं। इतने ज्यादा दीवाने हो जाया करते हैं प्रोडक्ट के कि वो बिजनेस करे न करे प्रोडक्ट ले। जैसे आप देखते होंगे, आप में से कितने लोग राइस ब्रान ऑयल यूज करते हैं? अगर राइस ब्रान ऑयल यूज करते हैं तो लिखो मैं करता हूं। चैट बॉक्स में जाके लिखो, बोलो मैं करता हूं। देखिए कितने लोग करते हैं। इतने लोग राइस ब्रान ऑयल यूज करते हैं। कई लोग ऐसे हैं ना दोस्तों जो आरसीएम नहीं करते, लेकिन अभी भी आरसीएम के पिकअप सेंटर पर आकर ऑयल वही खाते हैं। कई नेटवर्क कंपनी वाले जो लोग हैं जो आरसीएम को छोड़कर चले गए, दूसरी कंपनी पे चले गए, लेकिन अभी भी ऑयल खाते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट के दीवाने हो जाते हैं, बिस्किट के दीवाने हो जाते हैं, गुड डॉग के दीवाने होते हैं, न्यूट्रिशन के दीवाने हो जाते हैं, न्यूट्रीचार्ज के दीवाने। और वो लोग इन प्रोडक्टों को रेगुलर इस्तेमाल करते रहते हैं। जो कंपनी प्रोडक्ट का दीवाना बनाए, समझ लो वही कंपनी सही है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। जो कंपनी सिर्फ प्लान इनकम और पैसों की बात करे, वो कंपनी का बंद होना एकदम फाइनल है। तीसरी चीज देखनी है, प्रोडक्ट्स क्या है। कंपनी के कितने तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, कितने चीजों में होते हैं। जितने भी प्रोडक्ट आते हैं ना, वो सारे इंडियन रेट में। डायरेक्ट सेलिंग में सारी कंपनियां प्रोडक्ट की रेट ज्यादा रखती हैं। हर प्रोडक्ट इंडियन कल्चर है। आपको ऐसा नहीं कहा गया कि एक बूंद डालो और पूरे परिवार वाले पेस्ट कर लेंगे। वही प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है, वही प्रोडक्ट जो अब तक आप सदियों से खरीदते आए हैं, वही प्रोडक्ट आरसीएम के अंदर है। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है आपको। इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी। इंडियन मेंटेलिटी क्या है? कम से कम पैसा दे और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले। और वही प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम लेकर आई है और गरीब से लेकर अमीर तक सारे इसको यूज कर सकते हैं। चौथे नंबर का प्रोडक्ट क्या ध्यान रखना है? एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट। हम जिस कंपनी में काम करते हैं वहां पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो कहीं पर भी मार्केट में नहीं मिले, कहीं पर भी। तो उसके अंदर भी आप नंबर 1 है। राइस ब्रान ऑयल सब जगह मिलता है, हेल्थ कार्ड, लेकिन 1400 पीपीएम, 14,000 पीपीएम, 1400 ओरिजिनल का राइस ब्रान ऑयल, वो भी फिजिकल रिफाइंड। जिनके पास कॉपीराइट है गामा ओरिजिनल के, वो प्रोडक्ट आपके पास, ये एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट। दूसरा गुड डॉग। अमेरिका के बाद इंडिया में ही एक कंपनी खुली है जो ऐसे प्रोडक्ट जो जानवरों के ऊपर काम करती है, जानवरों को बचाने और प्रकृति को बचाने के ऊपर काम करती है, हिंदुस्तान की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने पर काम करती है। वो खतरनाक बीमारियां जिसको जानवर को खाने से हमारे अंदर आती है, उनसे हमें बस। गुड डॉग एक ऐसा प्रोडक्ट
जहां पर वही टेस्ट, वही नॉनवेज का टेस्ट मिले आपको 100% वेजिटेरियन में। और दोस्तों, एक कंपनी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जो ये प्रोडक्ट अगले 5 साल तक भी ला सकती, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ही अमेरिका में, अमेरिका की कंपनी है बियॉन्ड मीट्स। वहां पर बड़े बड़े दुनिया के धुरंधर है, उन्होंने पैसा लगा रखा है, क्योंकि ये फ्यूचर का फूड है। एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट में न्यूट्रीचार्ज, वेज ओमेगा, कभी सुना है ओमेगा भी वेज होगा? दोस्तों, कंपनी ने रिसर्च की, पता लगाया कि अगर ओमेगा का वेज लेना, क्योंकि ओमेगा जो है मछली के तेल से निकलता है, कंपनी ने पता लगाया कि वेज कहां से मिलेगा। तो अमेरिका की कुछ कंपनियों ने शोध किया कि मछली ओमेगा कहां से प्राप्त करती है, तो पता चला कि वो समुद्री पौधे की वजह से वेज ओमेगा प्राप्त करती है। तो उस कंपनी ने समुद्री पौधों को ही ढूंढ निकाला और ओमेगा जैसा प्रोडक्ट आपको वेजिटेरियन में दे दिया। एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, नहीं मिलेंगे किसी के पास। क्वालिटी की तुलना कर लीजिए, प्रोटीन की तुलना कर लीजिए, न्यूट्रिशन की तुलना कर लीजिए। इस रेट में हिंदुस्तान की कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दे पाए रिजल्ट के साथ, वो भी क्लिनिकल अप्रूवन। सिंपल प्रोडक्ट नहीं है निकाल दिया और बेच दिया, क्लिनिकल अप्रूवन किए गए प्रोडक्ट। आरसीएम के बिस्किट, फाइबर के, आटे के बिस्किट, राइस ब्रान ऑयल, सारे बिस्किट में पॉम ऑयल या डालडा घी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर 100% आटा का बिस्किट जो पेट खराब नहीं करेगा, आपका बच्चा पूरा खा जाए तो भी खराब नहीं करेगा, और साथ में आपको मिलता है राइस ब्रान ऑयल के साथ, जो आपके कभी भी किसी लीवर संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। प्रोडक्ट कैटेगरी, अगला पॉइंट है प्रोडक्ट कैटेगरी। दुनिया की सारी कंपनियां ना दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में आती है, कोई न्यूट्रिशन को लेकर आती है, कोई हेल्थ केयर को लेकर आती है, कोई कॉस्मेटिक को लेकर आती है, कोई एजुकेशन को लेकर आती है, कोई स्टेशनरी को लेकर आती है, कोई हाउस होल्ड प्रोडक्ट को लेकर आती है, कोई एफएमसीजी को लेकर आती है। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया में आरसीएम बिजनेस एकमात्र कंपनी है कि जो भी कैटेगरी डायरेक्ट सेलिंग में होती है, सारी कैटेगरी पर डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम एक साथ काम करती है। आरसीएम का न्यूट्रिशन भी है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट भी है, एफएमसीजी भी है, कॉस्मेटिक भी है, अंडरगारमेंट्स भी है, कपड़े भी है, जूते भी है, बर्तन भी है। हर चीज अगर अवेलेबल है तो पूरे हिंदुस्तान में एक कंपनी है जो है आरसीएम। अब अगला पॉइंट है छठा, क्लाइंटेज कैटेगरी। दुनिया की सारी कंपनियां या तो अपर क्लास पे काम करती है, या लोअर क्लास पे काम करती है, या मिडिल क्लास पे काम करती है। आरसीएम ही एक ऐसी कंपनी है जिसके पास 1 रुपए से लगाकर हजारों रुपए तक के प्रोडक्ट है। गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, हर प्रोडक्ट गरीब से गरीब आदमी, मजदूर से मजदूर और किसान भी आरसीएम को कर सकता है, और अमीर से अमीर आदमी भी आरसीएम को कर सकता है। ऐसी कंपनी किसी कंपनी में यह विशेषता है। और अगले पॉइंट पे आप जाएंगे तो एजुकेशन सिस्टम। जी हां दोस्तों, किसी भी कंपनी को सिलेक्शन करने से पहले उसके एजुकेशन सिस्टम को समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही वो चीज है, वो रीढ़ की हड्डी है जो संस्कार डालेगी, जो उन संस्कारों की वजह से भविष्य होगा। सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाते, मनी मैनेजमेंट भी सिखाते, टाइम मैनेजमेंट भी सिखाते, परिवार के साथ हंसना खेलना भी सिखाते, फैमिली विद बिजनेस भी खिलाते, बच्चों के संस्कार के प्रोग्राम भी होते हैं। ये एजुकेशन सिस्टम का कमाल है। ये एजुकेशन सिस्टम की वजह से इतनी सारी सेमिनार होती है हिंदुस्तान के अंदर। बेसिक है, कोर है, कार्डिनल है, ये हर चीज की ट्रेनिंग आपकी अपलाइनों के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से मिलती है। और दोस्तों, अगर आप इस एजुकेशन सिस्टम में आ जाते हैं तो आपको अधिकार होता है निर्णय लेने का। जब आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो बनिए स्टार रूबी और इस एजुकेशन सिस्टम का आई जाइए इस सिस्टम में हमारे साथ। और जब कंपनी हमें डायरेक्ट संवाद करे तो हम देंगे ना सजेशन जो चाहेंगे, लेकिन एक तरीका है नीचे बैठे बैठे सजेशन देते रहो, और दूसरा तरीका है स्टेज पर पहुंचकर सजेशन दो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को तो पूरी दुनिया सजेशन देती है, हर आदमी सजेशन देता है। वो किस किस की सजेशन को माने? सजेशन उसका माना जाता है जो कुछ करके आता है। जैसे भी परिस्थितियां हैं, जो सभी समय है, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सिस्टम है, जो भी प्लान है, आप लगातार लगे रहिए और इस प्लान के थ्रू आगे बढ़िए, बनिए स्टार रूबी, और फिर जो चाहता है वो बोलिए, फिर आपकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि आप कुछ करके आए हैं। बिना करे आपकी बात कभी नहीं सुनी जाएगी। दोस्तों, 100% आप कामयाबी के लिए पैदा हुए हैं। मुकेश कोठारी गारंटी लेता है। मेरी बात पर बिलीव कीजिए, यूनिक एजुकेशन सिस्टम पर बिलीव कीजिए। आपका जन्म ही कामयाबी के लिए हुआ है, और मैं गारंटी लेता हूं
दुनिया कोई गारंटी लेने ले, आपकी गारंटी मैं लेता हूं कि आपका जन्म कामयाबी के लिए हुआ है और आप कामयाब होकर रहेंगे। रोज शाम को 4 बजे जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम का सेमिनार होता है उसको आपको अटेंड करना है। चैलेंज आते हैं कभी कभी सिस्टम में चले जाते हैं, कभी आवाज में चले जाते हैं, कभी किसी चीज में चले जाते हैं। 2 तरीके हैं चैलेंज से, भाग जाओ, दूसरा है सीख जाओ। हम लड़ेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। कितने भी चैलेंज आ जाए, हम दुनिया के टॉप पर हैं और दुनिया के टॉप पर रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और टर्नओवर के मामले में भी हम पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में छाने वाले हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय आसियान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वंस अगेन। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना। मेरा खुद का पेज है, मेरा चैनल है मुकेश कोठारी पे जाइए, उसमें एक एक पॉइंट पर आपको अलग अलग वीडियो मिलेंगे। मनी मैनेजमेंट का अलग वीडियो मिलेगा, स्टूडेंट के लिए अलग मिलेगा, महिलाओं के लिए अलग वीडियो मिलेगा। जितने भी प्रश्न आपके अंदर आते हैं वो मैंने सारा अपने चैनल के अंदर बोलना चालू कर दिया है। मेरी जो गलतियां हैं उसको भी मैंने बोला है। मुकेश कोठारी चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, उसमें बेल आइकन का बटन दबाइए और यूनिक एजुकेशन सिस्टम को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।